નમસ્કાર દર્શક મિત્રો. આજે ગુજરાત ન્યૂઝ જીટીપીએલની ટીમ પિરામણમાં આવી પહોંચી છે. કોંગ્રેસના દિવંગત અને દિગ્ગજ નેતા સ્વર્ગસ્થ અહમદભાઈ પટેલની આજે 73મી જન્મજયંતિ. એ નિમિત્તે એમણે પોતાના પરિવારને જે સામાજિક સેવાના સંસ્કારો આપ્યા છે એ સામાજિક સેવાઓ માટે એમના દીકરી મુમતાઝ દીદી આજે પિરામણ આવ્યા છે. ભરૂચ જિલ્લાના, અંકલેશ્વરના, ગુજરાતના પણ ઘણા કોંગ્રેસી નેતાઓ આવ્યા. દિવસભર કેટલી સંસ્થાઓએ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ, સ્કૂલની અંદર જરૂરિયાતમંદોને જે ચીજ વસ્તુઓ અર્પણ કરવાની હતી એ પણ આપી. અને આ તમામ પ્રોગ્રામોની અંદર મુમતાઝ દીદીએ, એમના દીકરીએ સક્રિયપણે ભાગ લીધો છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં લોકોના દિમાગમાં એક વાત સતત ગુમરાતી રહી છે કે સ્વર્ગસ્થ અહમદભાઈના રાજકીય વારસ કોણ. મુમતાઝ દીદીનું નામ સામે આવી રહ્યું છે ઉછળીને, પરંતુ એમનો વ્યક્તિગત નિર્ણય છે. તેઓ અગાઉ પણ કહી ચૂક્યા છે કે રાજનીતિ એટલે શું. મારા માટે રાજનીતિ એટલે લોકસેવા છે, સમાજ સેવા છે. રાજનીતિમાં આવવા માટે હજી હું પરિપક્વ નથી એવું તેઓ માની રહ્યા છે, પરંતુ પાપાના કલ્ચરને, સામાજિક સેવાના કલ્ચરને તેઓ અક્ષર પોતાનામાં ઉતારી રહ્યા છે અને એ દિશામાં એ આગળ વધી રહ્યા છે. તો ગુજરાતના લોકો માટે, કારણ કે ગુજરાતનું નેતૃત્વ કેન્દ્રમાં જે હતું કોંગ્રેસનું, તો એ સ્વર્ગસ્થ અહમદભાઈ પટેલ હતા. તો આજે મુમતાઝ દીદી સાથે રાજકીય વાર્તાલાપથી દૂર એમના પોતાના વિચારો જે મૌલિક છે, જે પોતે શું માને છે, એ અંગે આપણે વાતચીત કરીશું. મુમતાઝ દીદીએ આપને સ્વાગત છે. તો લોકો, ખાસ કરીને ગુજરાત, તો એવું ઈચ્છે જ છે કે ગુજરાતનું જે શીર્ષસ્થ નેતૃત્વ હતું કોંગ્રેસનું, એ અહમદભાઈ પટેલ હતા. तो एक स्वाभाविक सवाल लोगों ना मन में था है. मैं आपको हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो लोगों के दिमाग में, जहन में एक नेचुरल क्वेश्चन ये होता है कि उनका राजकीय वारसदार कौन होता है. और लोगों की नज़र, जो जिन्होंने आपको सुना है, आपकी कार्य पद्धति को देखा है, तो नेचुरली वो होगा कि भाई शायद मुमताज़ दीदी आ रहे हैं. अब आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? पॉलिटिक्स में आना है, कब आना है, वो आपके ऊपर निर्भर है. और पॉलिटिक्स को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, तो लोगों को ये जानने में जरूर एक उत्कंठा, एक उत्सुकता है. तो आप ये बताइए. तो सवाल ये है कि आप राजनीति में कब आएंगी? सवाल तो ऐसा नहीं है, लेकिन राजनीति में भी कब आओगे वो भी एक बात है, लेकिन वो आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं वो भी एक सवाल है. तो चलिए, आज क्योंकि ये गुजरात का चैनल है और हमारे सब गुजराती भाई बहन हैं, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि 2020 में मैंने पापा को कहा, शायद इसी वक्त अगस्त महीने में, कि मैंने उनको कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ और मैं आपके साथ राजनीति में आना चाहती हूँ. तो थोड़ा सा शौक हुए और कहते हैं इलेक्शन लड़ेंगी आप? तो मैंने बोला क्यों नहीं, मौका मिलेगा तो ज़रूर. तो उन्होंने बोला बहुत गंदी चीज़ है पॉलिटिक्स, लेकिन आपके बच्चे छोटे हैं, आपके हस्बैंड से पूछिए, मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, मुझे वक्त दो सोचने का. तो मैंने कहा ठीक है, आप सोचिए, कितना टाइम चाहिए? तो कहा 1 महीना मुझे दें सोचने के लिए. पर किस्मत की 1 महीने बाद उन्हें कोविड हुआ और वो अस्पताल में थे 1-1.5 महीना. और फिर जैसा सबको पता है कि 25 नवंबर को उनका इंतकाल हुआ. तो अस्पताल में मैंने फिर एक बार पूछा, शायद 15-20 दिन पहले उनके जाने से, कि आपका 1 महीना हो गया, आपने क्या सोचा? तो कहते समाज सेवा करो, पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ है, मुझे लगता नहीं है कि
आपको इसमें पढ़ना चाहिए। तो वो एक बात मेरे दिमाग में तब से घूम रही है, पर 1 साल 1.5 साल जब से वो चले गए हैं और मैं काफ़ी वक्त यहाँ गुजरात में बिताती हूँ, तो मुझे बस यही दिखता है कि बहुत लोग हैं जिनकी उम्मीद उनसे जुड़ी थी और अब हमारे परिवार से जुड़ी हुई है। और अगर राजनीति वो ज़रिया बनता है कि मैं उन लोगों को साथ लेकर चलूं, तो ज़रूर राजनीति में आएंगे। अभी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा समाज सेवा के लिए हमारे लिए जगह बना के रखी है। अस्पताल है यहाँ पे, हेल्थ सेंटर है, वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज है, स्कूल चल रही है। तो ये सब अलग अलग फाउंडेशन के नीचे उन्होंने शुरुआत करी थी और उनके पेट्रन थे। तो अभी हम इसको देख रहे हैं, इसको हम संभाल रहे हैं और शायद यही ज़रिया बनेगा कि हम जनता से जुड़ के उनके लिए काम करें। पर मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ आज, क्योंकि काफ़ी अफवाहें तो शायद नहीं बोलूँगी, बट काफ़ी चर्चा चल रही है कि विधानसभा इलेक्शन में मैं इस बार लड़ने वाली हूँ। तो जी, ऐसा कोई मकसद या नियत नहीं है मेरा। तो ये आज मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कि 2022 के गुजरात विधानसभा इलेक्शन में हिस्सा लेने का मेरा कोई मकसद नहीं है, नियत नहीं है, इंटेंशन नहीं है। दर्शक मित्रों, पॉलिटिक्स में आना है, मगर कब आना है वो मुमताज़ दीदी खुद तय करेगी, लेकिन उनका बेस सोशल सर्विस है। देखिए, उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली में की है, मास्टर्स किया हुआ है एमए में, और आजकल पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा युवा और शिक्षित लोगों को आना चाहिए। लेकिन यहाँ बात कुछ अलग है। पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरे रहे हुए स्वर्गस्थ अहमद भाई पटेल और उनके परिवार से जुड़ी हुई है। उनकी कभी एक इच्छा भी हुई और उन्होंने पूछा भी सही, लेकिन आज वो एक सोशल सर्विसेज में ही लगी रहना चाहती है, क्योंकि वही पहचान, लोगों के बीच में आना है, लोग मुझे जाने और मैं लोगों को जानूं, ये इनकी सोच है। तो ठीक है, उनकी ये सर्विसेज और सोच के बारे में भी हम उनसे पूछेंगे कि ये आप क्यों कर रही है। तो आपने कहा शिक्षित, तो आगे फिर कहना चाहती हूँ, औरतों को पापा कहते थे कि आगे आना चाहिए, युवा को आगे आना चाहिए। तो मैं समझती हूँ, औरत हूँ, युवा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, और ना ही सिर्फ मैं, बट मेरे जैसे बहुत और लोग, उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। पॉलिटिक्स को एक गंदा शब्द, एक गाली की तरह मानते हैं आजकल। आप किसी को बोलने जाएं कि हाँ मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है कि कहूँ नहीं करूँ, क्योंकि एक इमेज एसोसिएट हो जाती है पॉलिटिशियन की। तो वो जो है कॉन्सेप्ट या वो जो सोच है, वो हमें बदलना है, और बच्चों के बीच में जाके, युवा के बीच में जाके उनकी सोच बदलनी पड़ेगी कि राजनीति कोई गंदी जगह नहीं है, कोई गंदा पॉलिटिशियन होना कोई बुरी बात नहीं है। आप यही देखिए कि पापा ने खुद कहा मुझे कि नहीं, बहुत गंदी जगह है, क्योंकि वो देखते आ रहे हैं कि सियासत कैसे चलती है, किस तरीके के दलदल में वो फंस गए थे। काफ़ी बार कहते थे कि मैंने गलती करी, मुझे क्रिकेट खेलना था, मैं क्रिकेटर बनता तो अच्छा होता, ये पॉलिटिक्स में फंस गया हूँ, बस मुझे अपने गांव जाके अब शांति से जीना है। तो मैं समझ सकती हूँ, हम उनको देखते थे, रात रात जागते थे, किस तरीके की टेंशन रहती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, परिवार से दूर, हम लोगों के साथ इतना कम वक्त बिताया उन्होंने। हम लोगों को इनफैक्ट बुरा लगता है अभी जब हम लोगों से मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ हम रात रात भर बैठते थे, हम ये डिस्कस करते थे। तो उस तरह का वक्त तो मुझे, मेरे भाई को, मेरी माँ को मिला भी नहीं होगा, क्योंकि वो इतने मसरूफ़ रहते थे लोगों के बीच में, ये पॉलिटिक्स में, जो भी कहें आप। तो वो सब देखकर लगता है कि हाँ मुश्किल ज़रूर है, पर मैं समझती हूँ कि अगर मैं लोगों से जुड़ सकती हूँ, युवा से जुड़ सकती हूँ, अगर मैं उनको, उनके लिए रिलेटेबल बन सकती हूँ कि हाँ आई एम वन ऑफ देम, राइट। एक वो इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए कि हाँ कोई नेता आया, आप कोई बहुत बड़े इंसान हो, आप बात नहीं कर सकते, आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते। तो वो इमेज बदलनी है, वो सोच बदलनी है। मैं उनके बीच में जाके उनका अपना बन के उनके साथ काम करने की सोच रखती हूँ। तो अगर वो कर सकूँ, शायद वही बेस बना रही हूँ मैं। आजकल के पॉलिटिकल जो सिनारियो है
उसमें जो युवा शिक्षित होते हैं और आते हैं, कुछ अलग प्रकार की महत्वाकांक्षा लेके आते हैं। अपनापन नहीं रहा है, वो एक सही बात है, लेकिन मुमताज दीदी ढूंढ रही है कि लोगों को मैं अपना बनाऊं या उनमें अपनापन मैं देखूं या मुझ में वो अपनापन देखे, और उस तरह से मैं अपना बेस बनाना चाहती हूँ। मुमताज दीदी, ये भी तो है, आप बच्चों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण का नारा आजकल जोर से चल रहा है, और महिलाओं को पॉलिटिक्स में 50% हर एक जगह पे आज महिलाएं खुद बहुत ऊंची उड़ान भर रही है हर एक क्षेत्र में। आप चाहती होगी कि महिलाएं आगे आए, और आप भी एक महिला है, तो इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, बिल्कुल, तभी तो सबसे पहले मैंने बोला कि महिला हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है जो महिला आज कर नहीं सकती। आज मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ, मुझे लगता है कि मैं ज़रूर अच्छा कर पाऊँगी, और मेरी नीयत साफ़ है। तो महिला होने के नाते तो सबसे पहले मौका मिलना चाहिए, मैं यही सोचती हूँ। ना ही मुझे, पर और सबको भी। तो इसीलिए अगर मैं ये इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, और लड़कियों की बात करी, युवा मतलब, कि वो भी सामने आए, एक हिस्सा बने चेंज का, क्योंकि चेंज करना है हमको। जिस तरीके की पॉलिटिक्स अभी है, शायद आदर्श बात बोल रही हूँ कि, और इसमें बहुत साल लग सकते हैं, और इतने साल लगते लगते युवा ही वो पीढ़ी है जो इस चीज़ को बदल पाएगी। तो हमको उनकी सोच बदलनी है। तो ये आदर्श जो थिंकिंग है, ये इसको उन लोगों में जागरूक करना है। कानून तो महिलाओं की फेवर में बहुत जा रहा है, लेकिन बात यह है कि उसके साथ सामाजिक विकृति भी बहुत बढ़ती जा रही है। आपको वो महिलाओं में, वो भी एक सोशल सर्विस होगी मुमताज दीदी, और आप मानती है उस बात को कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, कानून जब मदद कर रहा है, तो ये सामाजिक विकृति जो बढ़ रही है आजकल, उसको दूर करने का भी एक प्रयास जो सोशल सर्विस माना जाता है, वो आपकी तरफ से होगा? तो बिल्कुल, यही तो, इसी को तो समाज सेवा बोलते हैं। आप जनता से जब जुड़ते हैं, अ, आप आप उस पोजीशन में होते हैं कि आप उनको इन्फ्लुएंस कर सको। आप वो आपकी अगर बात सुनते हैं, आपकी आवाज़ पहुंच सकती है। और मुझे लगता है कि जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरी आवाज़ अगर आगे तक पहुंच सके, और मैं इस चीज़ से किसी महिला की भी सोच बदल सकूं कि उनमें वो शक्ति आए कि वो सामने आ सके, वो हिम्मत जुटा सके, तो वो समाज सेवा हुई। बट वो भी पॉलिटिक्स हुआ, क्योंकि पॉलिटिक्स है ही सोशल सर्विस। आप रिप्रेजेंट करते हो लोगों को, अपने लोगों को। तो चाहे महिला हो, कोई भी हो, यही मकसद होना चाहिए पॉलिटिक्स का। और हाँ, ये बिल्कुल करना चाहूँगी मैं। बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि महिलाओं पे आजकल ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहा है, और इसके लिए कानून तो अपने हिसाब से जो करना होता है वो करता है, लेकिन महिलाओं में ये जागृति लाने के साथ साथ आप जो पूरी मानसिक विकृति है, कई सोशल और एनजीओ भी उसमें लगे हुए हैं, तो इसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए या नहीं? तो बस बिल्कुल मानसिक जो थॉट है उसको बदलना है। और मैं समझती हूँ कि हर घर में शुरू करना चाहिए। आप देखिए, कह रहे अत्याचार होता है, तो अत्याचार सिर्फ पति नहीं करते हैं। आप अगर हम किसी घर की बात देखें, सास से शुरू होता है। अगर औरत ही औरत की दुश्मन बने, अगर आप ये मानसिकता नहीं बदल सकेंगे, तो फिर हम लोग आगे भी कुछ चेंज नहीं ला पाएंगे। और हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं, बट पेट्रियार्कल सोसाइटी आप देखेंगे तो पिता के नाम से ही, या एक सब कुछ बेटा, राइट। हाँ, अगर बेटी हुई तो यही लगता है कि नहीं, बेटा होना चाहिए, क्योंकि बेटा ही वारिस बनेगा। तो ये एक सोच है। माँ भी यही सोचती है, माँ भी चाहती है कि बेटा होना चाहिए, वो ही हमें देखभाल करेगा, वो ही हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। तो ये सोच में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोगों को ऊपर से लेकर नीचे तक काम करना पड़ेगा कि ये मानसिकता, ये थॉट प्रोसेस हम बदले, तभी औरतें भी आगे बढ़ पाएगी। आज आपके पापा की 73वीं जन्म जयंती है, और उसमें सोशल प्रोग्राम रहे। डेडियापाड़ा भी है, उन्होंने दत्तक लिया हुआ था गांव, और हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, यहाँ पर भी चल रही है। आप कहाँ तक ये सेवा को आगे बढ़ाना चाहती है?
तो अभी तक कंसंट्रेशन रहा है हेल्थ और एजुकेशन पे। तो इस वक्त तो और हमारे पास बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जैसे आपने कहा स्कूल है, अस्पताल है, हेल्थ सेंटर वगैरह है, तो शुरुआत तो वहीं से है। पर अभी जैसे सिर्फ इलाज चल रहा है। मेरा टारगेट है, अगर मैं कर पाऊँ, कि एक आध साल में मेंटल हेल्थ पे काम किया जाए। और औरतों के साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे गांव में और छोटे शहरों में इतनी औरतें हैं जो उसी माहौल में सालों साल रह के आई हैं। इतनी ज़्यादा उनको दिक्कत है, लेकिन उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। डिप्रेशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो बाहर आए, खुल के बात कर सके, हम उनकी मदद कर सके। तो हेल्थ में ही मैं इस फील्ड में एक आध साल में काम करना चाहती हूँ। माना कि पॉलिटिक्स में बिल्कुल तह तक जाने के बाद भी स्वर्गत अहमद भाई को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि पीरामन से उनका लगाव कुछ अलग था। आप तो दिल्ली में ही पली बड़ी हुई हो, पड़ी हो। आज आप जिस तरह से वापस आ रही हो, तो आपको ये एरिया, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि इसमें भी आपको अपनापन दिखता है या आपको बहुत लगाव रहेगा? तो अगर शायद दर्शक जानते नहीं होंगे और आप भी नहीं जानते होंगे, पहले पैदा मैं भरूच में ही हुई हूँ, तो भरूच की बेटी हूँ। और बहुत ज़्यादा लगाव पिरामन से रहा है, क्योंकि मैंने बहुत वक्त बिताया है यहाँ पे। मेरी दादी जब तक ज़िंदा थी तो मैं हर महीने 2 महीने आती थी। गर्मी की छुट्टियाँ हमारी यहीं होती थी। तो उस वक्त तक तो मैं गुजराती भी अच्छा बोल लेती थी, क्योंकि रहने की प्रैक्टिस थी। शायद थोड़ा कम वक्त बिताने लगी जब मेरे बच्चे हुए। पर उसके बाद से फिर आना जाना, मेरा पूरा परिवार यहाँ है। मैं बहुत ज़्यादा उनसे क्लोज़ हूँ। हम लोग हमारी बुआएं हैं यहाँ पे, हमारे भाई बहन कज़न सब लोग हैं। तो सब मिलजुल के हम लोग छुट्टियाँ मनाते रहते। तो ऐसा नहीं है कि मैं पिरामन से दूर हूँ और अब वापस आई हूँ। हाँ, ज़्यादा वापस आई हूँ, दिखती सोशल प्रोग्राम्स में इसलिए हूँ क्योंकि पापा नहीं हैं, तो उनकी जगह पे अब मैं दिखती हूँ। पर यहाँ तो हमेशा थी और घर के अंदर रहती थी और बहुत ही ज़्यादा गांव से जुड़ी थी। तो आप अगर किसी को भी पूछेंगे, यहाँ के जितने बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो ग्रो अप कर चुकी हैं, अब शादी हो चुकी, बच्चों से, हम सब बचपन से साथ में खेल के बड़े हुए हैं। तो एक बात और भी तो आपको करनी पड़ेगी मुमताज दीदी, के पहले जो आप गुजराती अच्छी बोल रही थी और आज कम बोल रही है, तो आपको सब लोगों से जुड़ने के लिए और अपनापन लाने के लिए एक बार और फिर गुजराती बनना पड़ेगा, या गुजराती भाषा के साथ अपना तालमेल बनाना पड़ेगा। ये मानती है क्या? नहीं, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन फिर मैं ये भी मानती हूँ कि सब हिंदी पिक्चर देखते हैं और उनको सारी हिंदी पिक्चरें समझ आती हैं, तो शायद मेरी भी हिंदी समझ जाएंगे अच्छे से। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, अपनापन तो अपनापन होता है। अगर बेंगलोर में कोई गुजराती मिलते हैं और वो गुजराती में बात करता है, तो नहीं भाई, ये तो अपना गुजराती है। तो आपको पिरामन या गुजरात का होना है तो आपको गुजरात बात करनी पड़ेगी। तो चलिए ये भी बताती हूँ, गुजराती आती है बट पिरामन वाली गुजराती आती है। आप लोग बहुत शुद्ध बोलते हैं, हम गांव वाली गुजराती बोलते हैं। अगर ये मैंने कैमरा पे बोलना शुरू किया तो शायद आपके सारे गुजराती लोगों को समझ जाएगा। મને ગુજરાતી આવડે છે, પણ મને લાગે કે આ બહુ ગામ વાળી ગુજરાતી છે, શુદ્ધ ગુજરાતી નથી, એટલે मैं બહુ બોલતી નથી, પણ ધીમે ધીમે પ્રેક્ટિસ થઈ જશે। તો આ હતા મુમતાજ દીદી. હવે એમણે એમનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી દીધો છે કે રાજનીતિ શું છે. રાજનીતિ એ સમાજ સેવા છે અને તેઓ પહેલાં પોતાનો આ બેઝ મજબૂત કરવા માગે છે. લોકો ઈચ્છી રહ્યા છે, લોકોમાં ચર્ચા છે કે સ્વર્ગસ્થ અહમદભાઈ પટેલના રાજકીય વારસ તરીકે તેઓ મુમતાજ દીદીને જોઈ રહ્યા છે. સૌ કોઈ ઈચ્છે છે. અમે પણ શુભેચ્છા તો આપીએ છીએ. ક્યારે આવવું એમનો નિર્ણય છે. છતાંય એકવાર ફરી એમને એક નાનકડો સવાલ પૂછી લઈએ કે આપ રાજનીતિમાં ક્યારે આવશો? ये राजनीति ही तो है, और क्या है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं सोशल प्रोग्राम अटेंड करती हूँ, मैं लोगों के साथ मिलती जुलती हूँ। और हमारा परिवार 40 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है कि आप लोग, जैसे आपने कहा, मैं हमेशा बोलती हूँ मैं राजनीतिक वारिस नहीं हूँ, पर शायद लोगों की इच्छा है, या शायद लोग नहीं, मतलब शायद लोग समझते हैं कि हाँ, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, तो अभी शायद अहमद पटेल के बच्चे भी राजनीति में ही आएंगे। तो हम लोग पहले समझते थे चॉइस है, पर अभी लगता है कि
ज़रूरी है, करना है, लोगों के लिए करना है जिनकी आशा है हमारे परिवार से, तो आप समझिए राजनीति में ही है। તો દર્શક મિત્રો, આ હતા સ્વર્ગસ્થ અહમદભાઈ પટેલના દીકરી અને એમનો સામાજિક સેવાનો વારસો લઈને આગળ વધી રહેલા મુમતાઝ દીદી. એમણે બિલકુલ નિખાલસતાથી પોતાની વાત કરી કે સમાજ સેવા એ મારો બેઝ હશે. હું એને જ રાજનીતિ સમજું છું. સક્રિય રાજકારણની એન્ટ્રીનો સવાલ અને જવાબ, આપણે જે સવાલ કર્યો એનો જવાબ તેઓ ભલે અત્યારે ટાળી રહ્યા છે, પરંતુ તેમણે પોતાની એક ઈચ્છા ચોક્કસપણે વ્યક્ત કરી છે કે આ મારો બેઝ છે. આપણે આશા કરીએ કે તેઓ સક્રિય રાજકારણમાં આવી અને ખરેખર સ્વર્ગસ્થ અહમદભાઈ પટેલના રાજકીય વારસ બને. GTPL ન્યૂઝ સાથે વાત કરવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. धन्यवाद आपको भी, थैंक यू वेरी मच.